everyone. So now this is second lecture of हेलो एल्केन एंड है ना हेलो एरीन. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं. आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. एल्कीन में एडिशन रिएक्शन पढ़ा था. किसका पढ़ा था? हाइड्रोजन हैलाइड्स का. ठीक है, उसमें हमने मार्कोवनिकोव्स एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल देखा था. ठीक है, अब हम प्रिपरेशन मेथड में ही आगे बढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन. क्या है? सेंडमेयर रिएक्शन. वो इम्पॉर्टेंट है. अब देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे. देखो, सेंडमेयर रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे. सेंड मेयर्स रिएक्शन की बात करते हैं. सेंडमेयर रिएक्शन आप ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं. एक्चुअली ये एरोमेटिक अमाइन होता है. एरोमेटिक अमाइन NH2 को हम क्या बोलते हैं? NH2 ग्रुप को अमाइन बोलते हैं. ठीक है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं. इसका नाम जो होता है हमारा एनिलीन होता है. ठीक है, एनिलीन एनिलीन होते हैं. एनिलीन की रिएक्शन जो है हम क्या करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट NO2 प्लस, ठीक है, आप HCl ले लो, कोई भी हेलिक एसिड ले लो. जैसे मान लो मैंने HCl ले लिया, इसके प्रेजेंस में आप जैसे ही रिएक्शन कराते हो, HX ले लो, कोई नॉर्मल वो ले लो. ठीक है, हमने HX ले लिया. ठीक है, जैसे ही रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका बनता है एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव. ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको कभी NaNO2 HX की जगह अगर आपको HNO2 लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, HNO2 लिखा हुआ मिलता है, तो आप ध्यान रखना कि वो भी इसी का पार्ट है. वो तो भी सेम मैनर में रिएक्शन प्रोसीड होगी. समझ आ गई बात. एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एरोमेटिक अमाइन ही लिखना है. यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन नहीं लेना, यानी कोई अल्काइल ग्रुप यानी RNH2 नहीं लेना है. बात समझ आ गई ना? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है. इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया. अब देखो, डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या कर सकते हो, वेरियस है ना हेलोएरीन बना सकते हो. कैसे बना सकते हो? देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो. अब यहाँ से ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना, ये जो अगला स्टेप है, ये आपका मेनली सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है. ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है. इससे आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर N2X की रिएक्शन क्या कराओगे आप, है ना, Cu2Cl2 से करा दो, है ना, Cu2Cl2 से करा दो. तो Cu2Cl2 से अगर कराओगे, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एसिड, आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. ठीक है, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है. देखो, बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है. आप बट ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन जो है थोड़ा सा मेजर पार्ट में निकलता है, इस वजह से नाइट्रोजन लिखते हैं. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, अगेन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, Cu2Br2 लेते हैं. ठीक है, और आपका यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. सिमिलरली आप अब यहाँ पे आपको ये कंपाउंड नहीं लेने की जरूरत है. आयोडीन क्या होता है आपका, मतलब थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, तो आप पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, ईजिली यहाँ पे एसिड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती इसके साथ. ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे भी ट्रेसेस ऑफ एसिड प्रेजेंट रहेगा. यहाँ पे आपका बन जाता है आयोडोबेंजीन बन जाता है. क्या बन जाता है? आयोडोबेन. अब सबके साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, बाकी बाई प्रोडक्ट को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं. बाकी यहाँ पे है ना जो भी बनता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, KX बनेगा, जो X का जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट से जो बाहर आया है, तो अभी उससे मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन होगा. अब देखो, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, डाइजोनियम सॉल्ट से आप वेरियस कंपाउंड और भी बना सकते हो, है ना. जैसे आप बेंजीन है ना, बेंजीन नाइट्राइल बना सकते हो, बेंजो नाइट्राइल जिसको बोलते हैं. इसके अलावा बना सकते हो फिनॉल बना सकते हो, है ना. तो बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर में, है ना. इसमें इतना ही. तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछा गया है. क्लियर हो गई बात? तो इसको ध्यान रखना. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा साइड चेन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. साइड चेन सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। ठीक है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये हीट आप करते हो या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। देखो इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपने मीथेन लिया, ठीक है ना। मीथेन की रिएक्शन अगर आप क्या करते हो, जैसे आप कोई भी हेलोजिनेशन कराते हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना। जैसे हमने क्लोरीनेशन यहाँ पे कराया, यूवी लाइट के प्रेजेंस में आप कराते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा और साथ में आपका HCl बनता है। और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और कैसी रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल होती है। मतलब कहने का मतलब ये तब तक चलेगी जब तक कि सारे ही हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते हैं, है ना। तो आपका फाइनली लास्ट में क्या होगा, CCl4 बन रहेगा। अब कंट्रोल वे में करोगे तो आपको यहाँ पे क्लोरो मीथेन मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपने वैसे 11th में पढ़ा होगा, इसमें इसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन होता है, प्रोपोगेशन होता है ना, और टर्मिनेशन होता है ना। तो आप चेक कर सकते हो, फिलहाल आपको आपके लिए यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप बस इतना ही ध्यान रखो। तो ये हो गया, ठीक है। आप यूवी लाइट या हीट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप मान लो मीथेन लेते हो, है ना, मीथेन के अलावा मान लो ऐसे ही आप क्या लेते हो, इथेन लेते हो। क्या लेते हो आप, इथेन लेते हो। अगर इथेन का अगर इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हो, मान लो क्लोरीनेशन ही करा रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे क्या होगा अगेन, अब यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो अब फर्स्ट कार्बन से भी अगर होगा और सेकेंड कार्बन से होगा, तो दोनों केस में क्या होगा आपका कि क्लोरो इथेन ही बनेगा, है ना। तो एक यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, आगे से जुड़ जाए या इस वाले कार्बन से जुड़ जाए। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा, और आपका साथ में HCl बाहर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो, 3 कार्बन हो, क्या हो, 3 कार्बन यानी प्रोपेन हो। तो प्रोपेन के केस में क्या होगा भाई, देखो जैसे मैं मान लो हमारा यहाँ पे हमने प्रोपेन ले लिया, CH3 CH2 CH3 ले लिया, ठीक है। अगर आप इसका क्या करते हो, मान लो ब्रोमिनेशन करा रहे हो, मान लो आपने ब्रोमिनेशन कराया, आपने यूवी लाइट या हीट कराया, ठीक है। तो जैसे ही करते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे, है ना। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे जुड़ेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा आपका, एक बनेगा इस तरीके से, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यानी दोनों केस में ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, बनेगा ना, ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। बट बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी यानी 2 कंपाउंड बनेंगे, है ना। तो दूसरा जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, अगर दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है उस केस में यहाँ पे CHBr आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे 2 कंपाउंड बन रहे हैं, अब 2 बनेंगे तो, है ना, कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, या हो सकता है 50-50% हो, लेकिन हम चेक करेंगे, है ना। तो अगर आप चेक करोगे तो यू विल फाउंड कि यहाँ पे एक जो पार्ट है, यानी जो सेकेंड वाला पार्ट बन रहा है, ये मेजर, है ना, मेजर अमाउंट में बनेगा, मेजर बनेगा, और ये आपका होगा माइनर। रीज़न क्या होगा इसके पीछे, ये क्यों मेजर और ये क्यों माइनर बनेगा सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना। ये क्या होती है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। बात समझ आ गई, है ना। तो फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करती है, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होता है ना। तो है ना, पहले वाले केस में क्या होता है आपका 1 डिग्री रेडिकल बनता है, और दूसरे में क्या होता है आपका 2 डिग्री रेडिकल बनता है ना। तो 2 डिग्री जो रेडिकल होता है आपका, है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बात समझ आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर रेडिकल फॉर्मेशन की बात करोगे ना, रेडिकल की बात करोगे, तो जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ना, तो स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, कार्बो रेडिकल की बात करेंगे हम, है ना। तो ये भी क्या होगा, कार्बोकैटायन जैसा ही होगा, यानी 3 डिग्री जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड, है ना, 2 डिग्रीज मोर एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो बात समझ आ गई ना। तो जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है, और वहाँ पे आपका ब्रोमो प्रोपेन है क्योंकि वो 1 डिग्री, तो इसी वजह से 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो मेजर होगा, ठीक है ना। तो बात यहाँ तक समझ आ गई आपको, है ना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल इससे रिलेटेड बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने क्या लिया यहाँ पे मिथाइल बेंजीन लिया, है ना,
मैंने क्या लिया यहाँ पे, मिथाइल बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन लिया यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने यूवी लाइट के प्रेजेंस में इस तरीके से हीट किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, अब ये रिंग पे नहीं करेगा, ये एल्केन को प्रेफर करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके लिए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना इजी वैसे भी है ना। जो हमारा एलिफेटिक पार्ट होता है उसी में होता है ना। तो इसमें देखोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो इसमें देखोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो ये आपका बेंजिल क्लोराइड बन गया, क्या बन गया आपका, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजिल क्लोराइड ना, बेंजिल हैलाइड याद आ रहा है आपको, है ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक क्लोराइड इसको बोलते हैं, है ना, बेंजाइलिक या बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको। तो इस तरीके से हो गया है ना, ये कन्वर्जन आ सकता है ना। तो ऐसे हो गया। अगर मान लो यहाँ पे ये तो आपका क्या था, मिथाइल बेंजीन है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन पढ़ते हैं, है ना। आपको पता होगा ये चीज़। अगर हम ऐसे ही क्या कर लें, है ना, इथाइल बेंजीन ले लें, क्या ले लें हम, इथाइल बेंजीन ले लें। अगर हम ऐसे ही इथाइल बेंजीन ले लें, CH2CH3 ऐसे ले लें, ठीक है। इस केस में क्या होगा, है ना, इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में आप क्या करते हो, ऐसे ही क्लोरीनेशन कराते हो, है ना, हीट करके या यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या बनेगा यहाँ पे, उस केस में आपका, अब आपको पता चल गया होगा कि मेजर कंपाउंड क्या बनेगा, मेजर कंपाउंड आपका सेकेंड वाले कार्बन पे जाएगा, क्योंकि वो 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा, क्या बनाएगा, 2 डिग्री, यानी ये CH है और ये आपका मान लो CH3 है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन आ जाएगा। समझ आ गई बात ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ओके। तो ये बात समझ आ गई। अब देखो एक इसके एक क्वेश्चन में इसके थोड़ा सा आप मिस्टेक कर लेते हो कभी कभी। जैसे आपका मिथाइल बेंजीन वाला ही पार्ट है ना, अगर ये थोड़ा सा एक अलग रिएक्शन है ना। अगर आप क्या करते हो, ये रिएक्शन आयरन वायरन या जो भी यहाँ पे कोई आप एजेंट ले लेते हो, ठीक है ना, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। जैसे आपने टॉलुइन लिया या मिथाइल बेंजीन लिया, इसका क्लोरीनेशन अगर आप क्या कराते हो, है ना, इसका क्लोरीनेशन अगर आप, है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, सॉरी नॉट यूवी लाइट, ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में डार्क में कराते हो, आयरन के प्रेजेंस में डार्क में अगर रिएक्शन कैरी आउट कराते हो, तो यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगती है ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगती है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों होता है, अब मैं डिटेल कभी लूँगा क्लास तो मैं बताऊँगा। तो फिलहाल आप ध्यान रखो, यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपका मिथाइल बेंजीन जो है आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो एज़ यू नो, अगर कभी भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपका क्या होगा, मतलब मोस्टली क्या होता है, आपका पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना, यानी मेजर कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मेजर पार्ट बन रहा है, ये मेजर हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। तो देखो इजी है ना। तो मेजर हो गया आपका पार्ट, ये माइनर हो गया, स्टेबल है ना, ये होगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि कभी भी आयरन और के प्रेजेंस में और डार्क में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे है ना रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये बात ध्यान रहेगी आई होप, है ना। तो अब इसको ध्यान रखना भाई। अब चलो, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखोगे तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी। देखो अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये क्या होता है, पोलर नेचर होता है। कैसा होता है इसका नेचर, पोलर नेचर होता है। बट वाटर भी कैसा होता है आपका, पोलर, है ना। तो आपको पता है लाइट डिजॉल्व लाइट, है ना। बट क्या होता है इसकी ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में, क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्या होता है आपका, स्लाइटली स्लाइटली सॉल्युबल होता है ना, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। और रीज़न इसका क्या है कि
जैसे सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है। रीज़न ये है कि जब भी इसको सॉल्युबल करते हो वाटर में ना, तो बहुत ही लेस एनर्जी रिलीज़ होती है ना। आप स्लाइटली सॉल्युबल बिकॉज रिलीजेस लेस एनर्जी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बात समझ आ गई? तो एक रीज़न ये ध्यान रखोगे, और दूसरा रीज़न ध्यान रखना कि ये सॉल्युबिलिटी जो होती है ना डिक्रीज भी करती है एज कार्बन चेन इंक्रीजेस, एंड solubility decreases as carbon chain increases। बात समझ आ गई? तो इसको आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है ना। तो आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, शुरू के जो इनिशियल आप देखोगे, इनिशियल आपके जो कंपाउंड मिलेंगे, है ना, जैसे आपका क्लोरोमीथेन हो गया, है ना, ब्रोमोमीथेन। तो शुरू में आपको क्या होगा कि गैसेस होंगे, है ना। जो फर्स्ट वाला होता है पार्ट, वो आपका गैसेस होता है। जैसे जैसे हैवियर होगा वैसे वैसे लिक्विड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, और हैवियर होगा तो वो सॉलिड में हो जाता है। बात समझ आ गई? बट अगर इसमें स्टिल अगर आप कंपेयर करते हो कि अल्काइल आयोडाइड, है ना, अल्काइल आयोडाइड, है ना, अल्काइल ब्रोमाइड, है ना, अल्काइल क्लोराइड, है ना, और अल्काइल फ्लोराइड, अगर इसमें अगर आप देखोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेंड चलेगा वो कैसा होगा आपका, सबसे ज़्यादा जो होगा वो इसका होगा, जो हैवियर होगा उसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी भी उसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है आपका आइसोमेरिक वाले पार्ट से। किससे बनता है आपका? आइसोमेरिक वाले पार्ट। अगर हम आइसोमेरिक, है ना, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड की बात करें, एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, तो आइसोमेरिक जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें ध्यान रखना आप, ठीक है, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी ना वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, डिक्रीजेस। अब रीज़न क्या है इसका? बिकॉज ऑफ लोअर सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होगा कि मतलब जो स्ट्रेट चेन होगा ना, ब्रांचिंग कम होगी ना, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 और ये CH3, ये ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसी का एक आइसोमर बनाया हमने, आइसोमर में हमने CH3 2 मिथाइल प्रोपेन ले लिया। क्या ले लिया? 2 मिथाइल प्रोपेन ले लिया ना। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा जो स्ट्रेट चेन होगा, है ना। ब्रांचिंग में क्या अभी मैंने बताया कि ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज होगी, है ना, उसमें क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, ध्यान रखना, ये हर जगह अप्लाई नहीं करना आपको, है ना, ये गलती कर दोगे आप, ठीक है। समझ आ गई? और कंपेरेबल मोलिकुलर मास होना चाहिए अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो अलग में, तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए ना, कि दो तीन का फ़र्क हो, है ना, मोलिकुलर मास में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना अगर ऐसे जैसे मान लो एरीन में एरोमेटिक हैलाइड्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे अगर जो पैरा या जो भी आपके ग्रुप हैं अगर वो दूर दूर होंगे ना तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना, एज़ कम्पेयर टू क्लोज़र, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे क्लोरो है, ये क्लोरो है ना, तो ये देखो यहाँ पे पैरा कंपाउंड है और आपका यहाँ पे क्या है? ऑर्थो है मान लो। तो ऑर्थो और पैरा में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी पैरा की ज़्यादा होगी। तो जितना जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है ना, अब लिख लो मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका भी, इसमें इसका भी। तो ये पार्ट समझ आ गया होगा आपको, है ना, तो इसको ध्यान रखना है ना, जो जो बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ उस पर बिल्कुल फोकस होकर आप ध्यान रहो, है ना। और आप एक बार पूरी क्लास को, एक बार लेक्चर को पूरा सुन लो, ठीक है। उसके बाद से आपको रिवीजन करना है तो एक बार आप क्या कर दो कि स्पीड बढ़ा दो, है ना, उसके बाद सुन लो, है ना, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात समझ आ गई, तो उसको ध्यान रखना। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, हम केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो बहुत इजी है इसको समझना, है ना, बट कुछ पॉइंट जो इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने क्या किया कि इसमें जैसे देखो, जैसे आपका क्या है यहाँ पे आर एक्स है ना, आर एक्स है यहाँ पे, आर एक्स, ठीक है। एल अभी हम एल्फेटिक हैलाइड की बात कर रहे हैं, हम एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, बट आफ्टर, है ना, दिस एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड। अब देखो, तो इसमें आप देखोगे तो ये आपका है ना पॉजिटिव सेंटर और ये आपका नेगेटिव सेंटर। अब इस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस सीकिंग ग्रुप, यानी जो पॉजिटिव सेंटर सीक करते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। जिसको नहीं ध्यान है वो लिख लेगा, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को बहुत बार समझा भी चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा भाई? वो अटैक करेगा आपके पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर यही है, तो पॉजिटिव सेंटर पे अगर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे बन जाएगा, देखो आर के साथ जुड़ जाएगा और आर के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और एक्स आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ आ गई, एक्स आपका बाहर आ गया। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, और कौन से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना पार्ट ही हम देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एक पॉइंट हम समझेंगे, है ना, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। देखो न्यूक्लियोफाइल का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारा कि पॉजिटिव सीकिंग ग्रुप होता है ना, वो सेंटर है ना सीक करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि एटम अटैक करता है आपका, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें क्या, या पॉलीएटॉमिक आपका आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, जब उसमें क्या हो कि दो दो, है ना, दो दो अटैकिंग एटम हो, क्या हो, दो दो अटैकिंग एटम हो, है ना, बट एक बार में वो एक ही साइड से अटैक करेगा। जैसे आपका मैं एग्जांपल दूं तो इसमें जैसे आपका एग्जांपल में हो जाएगा सी होगा, है ना, या आप लिख सकते हो दैट कैन अटैक फ्रॉम टू साइड, बट एक बार में एक ही, है ना, वंस एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में एक ही यूज़ करना है, ठीक है, वंस एज, तो एक बार में एक ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो उसमें पार्ट हो, ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, टू साइड। तो अब देखो जैसे आपका यहाँ पे सी एन हो गया, है ना, सी एन, तो आपका क्या होता है ये कभी क्या होता है कार्बन साइड से भी अटैक करता है और कभी नाइट्रोजन साइड से भी अटैक करता है ना। कब कैसे अटैक करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे आपका क्या हो गया NO2 ग्रुप है, नाइट्राइट होता है, तो जब भी क्या होता है आपका ये NC के फॉर्म में अटैक करता है ना, इस तरीके से अटैक करता है ना। और ये जब NO2 अटैक करता है तो ऑक्सीजन के साइड से अटैक करता है और कभी नाइट्रोजन के साइड से अटैक करता है,
है ना। तो यहाँ पे इसको नाइट्रो बोलते हैं जब इसके साथ अटैक, इस साइड से अटैक करता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसको नाइट्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, समझ आ गई बात। इसको साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, और इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, तो इसको ध्यान रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आप जरूर याद रखना, अभी इससे रिलेटेड मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, बस देखते जाओ। अब देखो, अब हम कुछ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहला हम देखते हैं वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हमारा OH की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, OH की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप अटैक करता है, तो उसका हम देखते हैं कि कैसे अटैक करता है। देखो भाई, देखो ध्यान रखना कि जब भी आप क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हो, KOH, है ना, एक्वस KOH या एक्वस NaOH से कराते हो, किससे कराते हो, NaOH से कराते हो, है ना। इनमें से किसी से भी कराओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से क्या होगा, आपकी रिएक्शन होती है। OH ग्रुप जो होता है ये आयनिक नेचर होता है। देखो KOH और NaOH क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये कंप्लीटली आयनिक होते हैं। ये क्या करता है कि OH क्या करेगा, X को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा, तो रिप्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नॉट X, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ROH आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और साथ में आपका क्या बन जाएगा, KX या NaX बन जाएगा ना, KX या NaX बन जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो ईजी है, किस तरीके से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक तो ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कई फॉर्म में आते हैं, वाटर के फॉर्म में भी आता है, Ag2O के, एक्वस Ag2O के भी फॉर्म में आता है, मॉइस्ट Ag2O लेते हैं, है ना, उसके भी फॉर्म में आता है, बट डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। जो चीज़ अभी क्या है कि इतने वेरिएशन है कि आप पढ़ते जाओगे ना तो ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है ना। ये जो भी लेक्चर्स मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, ठीक है। देखो, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कि RX जो होता है वाटर के साथ अटैक करेगा तो HOH, देखो वाटर को हम HOH करके लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जब आप इसको बॉईल कराते हो, है ना, वाटर के साथ बॉईल करते हो, अगेन यहाँ पे आपका ROH बन जाता है। बात समझ आ गई, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो एक तो आ गया आपका, हो गया ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद से हम आएंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन बाई, है ना, साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप, ठीक है, यानी CN, सब्स्टिट्यूशन बाई टिट्यूशन बाई साइनो ग्रुप, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका CN नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जो है इस पे है, ठीक है, CN ग्रुप। तो अब इसमें देखोगे तो अब क्या आपको दिखेगा, देखो अब इसके बाद से आप क्या करते हो कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हो, KCN से कराते हो, किससे कराते हो, KCN से कराते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो KCN है आयनिक नेचर होता है आपका, K+ और CN नेगेटिव, है ना, K+ और CN नेगेटिव, बार बार N पे लग जा रहा है। देखो ये आयनिक नेचर होता है और इसको आप अल्कोहल मीडियम में लेते हो, है ना, अल्कोहल मीडियम में लेते हो, ठीक है। और जैसे रिएक्शन कराते हो ये क्या होता है, RCN बन जाता है। अब तो वो कितना ईजी है, दिस इज़ क्वाइट ईजी, है ना, और आपका KX बन जाएगा। बात समझ आ गई। KCN की जगह आप NaCN भी ले सकते हो, है ना, इसके जगह आप क्या ले सकते हो, NaCN भी ले सकते हो। बात समझ आ गई। तो वहाँ पे NX बन जाएगा, है ना। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप एग्जाम्पल ले लो कोई, जैसे हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 Br ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, KCN से करा दी। और KCN से कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा अगेन यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मीडियम, ठीक है। सॉल्वेंट देखो जनरली सॉल्वेंट लेते हैं ना कोई, है ना, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2, है ना, और यहाँ पे CN आ जाएगा। बात समझ आ गई। अगेन यहाँ पे KBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KBr। ये आयनिक नेचर है आपका, है ना, जिसकी वजह से डायरेक्टली CN को रिलीज कर रहा है और यहाँ पे बन जा रहा है ना। बात समझ आ गई।
तो इसको ध्यान रखना। बट व्हाट इफ़ अगर यहाँ पे AgCN हो, है ना, AgCN हो तो क्या होगा, देखो इसको ज़रा समझते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान से देखना। RX प्लस AgCN, जैसे AgCN है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो AgCN पार्ट होता है ये कोवैलेंट इन नेचर होता है। कैसा होता है आपका, कोवैलेंट इन नेचर होता है। तो कोवैलेंट इन नेचर होने की वजह से क्या होगा आपका कि ये जो Ag और CN में जो बॉन्ड होता है ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता है। बात समझ आ रही है। तो अब देखो रिएक्शन तो एज इट इज़ कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि फ्री ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के साइड से R पे अटैक करता है। तो नाइट्रोजन के साइड से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे RCN बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RNC बनेगा। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, RNC बनेगा, ठीक है। और आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे AgX बन जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको थोड़ा सा, तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई, है ना, इसका एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। देखो जैसे आपका CH3CH2Cl है और ये AgCN के साथ अगर रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है, AgCN के साथ रिएक्ट करता है। तो AgCN के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ये बनेगा है ना CH3CH2NC बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा आपका, AgCl बन गया। बात समझ आ गई। अब देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे हमारा NaCN या KCN होता है ना, NaCN और KCN होता है, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली CN को रिलीज़ करता है। किसको रिलीज़ करता है, CN को रिलीज़ करता है ना। और ये जो CN है आपका, ये RX पे क्या करता है, ये अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, देखो इस पे कैसे अटैक करता है, देखो ये R पे अटैक करता है डायरेक्टली, और ये क्या होता है फिर X को हटा देता है और आपका क्या बन जाता है यहाँ पे, RCN बन जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बट व्हाट हैपन इन AgCN, देखो AgCN क्या होता है आपका, AgCN CN को रिलीज़ ही नहीं करता है ना। ये कोवैलेंट नेचर होता है, ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है, आयंस के फॉर्म में वो घूमता नहीं रहता है ना। ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है। अब ये देखो ये डायरेक्टली RX पे अटैक करता है। वहाँ पे KCN है, NaCN से CN रिलीज होकर RX पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैक कर रहा है। जब नाइट्रोजन अटैक कर रहा है उसके बाद से क्या हो रहा है आपका, ये R नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जा रहा है, RNC बन गया यहाँ पे, है ना। अब Ag से बॉन्ड ब्रेक हो गया और Ag के साथ क्या हो गया, X बना लिया। बात समझ आ रही कि नहीं। इसी वजह से क्या बनता है आपका, ये बनता आपका, है ना, इसको कार्बिलमाइन या हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो रीज़न आपका क्या है यहाँ पे, सिंपल रीज़न क्या है, वो है आपका इसका कोवैलेंट नेचर होना, AgCN का कोवैलेंट नेचर होना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो एक इसी का सेम पैटर्न पे एक और पार्ट है उसका, वो जो है आपका NO2 वाला है ना, NO2 वाला पार्ट है। अगर आप क्या कराते हो, है ना, इसमें ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न पे देखो इसमें क्या कराते हो, जब RX की रिएक्शन किससे कराते हो, KNO2 से कराते हो। किससे कराते हो, KNO2 से। तो जब KNO2 से कराते हो देखो KNO2 में होता क्या है कि ये अगेन ये आयनिक नेचर होता है, K प्लस करेगा, और यहाँ पे NO2 को ध्यान रखना, ये NO2 कैसा है, ये ऐसा है, O पे नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O, ये है। बात समझ आ रही है ना। तो O पे नेगेटिव है ये, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो है ये क्या करेगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो ये चीज़, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये O वाला पार्ट है, ये सीधा ही R पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो अब ये यहीं पे अटैक करेगा और ये ऐसे अटैच होकर क्या करेगा, यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, RONO। बात समझ आ रही कि नहीं है, RONO, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, एल्काइल नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्काइल नाइट्राइड बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और बाकी साथ में आपका KX बन गया, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। बट अगर यही क्या करता है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, यही रिएक्शन करता है आपका, ये जो RX है यही रिएक्शन किसके साथ करता है, AgNO2 के साथ। तो AgNO2 क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहेगा, है ना। मतलब अगर इसकी बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो देखो ये कैसा है आपका, Ag ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, फिर N है, फिर डबल बॉन्ड O है।
अब कौन अटैक करेगा फिर? अटैकिंग रीजन कौन सा बनेगा? ये नाइट्रोजन बनता है। यहाँ से कौन यहाँ पे कैसे अटैक करता है? ये देखो ऐसे अटैक करता है ये ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा इसके ऊपर, और अभी यहाँ से नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, है ना? किसके थ्रू जुड़ेगा? ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, है ना? तो आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको, है ना? आपका क्या बन जाता है? ये RnO2 बनता है ना? जिसको हम नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। तो इस RONO इसमें डिफरेंट है, इसको बोलते हैं क्या? दिस इज नाइट्रो एल्केन, है ना? नाइट्रो या एल्काइल, है ना? नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? तो देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समझना, यहाँ पे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान समझो, वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके सुनो, जहाँ नहीं समझ आएगा आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है?